तो रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत तगड़ा युद्ध चल रहा है और इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में जो एनर्जी के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से यूरोप में हमें जगह जगह पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एनर्जी के जो प्राइस है वो डायरेक्टली इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। अगर एनर्जी के प्राइस ज़्यादा होंगे तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध कम था, जो एक और युद्ध होने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ ही रही है, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ जहां नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के मैरीटाइम बॉर्डर पर मिसाइल्स मारी है, तो वहीं साउथ कोरिया ने भी इसको रिटेलिएट करके नॉर्थ कोरिया के मैरीटाइम बॉर्डर पर मिसाइल्स मारी है। लेकिन क्या है इसके पीछे की वजह, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, दुनिया भर में आप कहीं भी चली जाइए, लेकिन आपको हमेशा टेंशन देखने को मिलेगी। यूरोप में रूस और यूक्रेन का वॉर हो, या फिर नॉर्थ अमेरिका में यूएसए के साथ क्यूबा और मैक्सिको की टेंशन हो, या फिर साउथ में अर्जेंटीना की ब्रिटेन के साथ टेंशन हो, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में टेंशन हो, आपको सभी जगह टेंशन मिलेगी। इवन भारत के रिलेशंस चाइना और पाकिस्तान के साथ खराब है, तो इन दोनों के बीच में टेंशन। हमें नहीं पता कि भारत का युद्ध इन दोनों देशों के साथ कब शुरू हो जाए, बिल्कुल नहीं पता। लेकिन ये जो टेंशन होती है वो युद्ध में एक्सट्रीम सिचुएशन में ही बदलती है, और ऐसे में रूस और यूक्रेन का वॉर एक लेटेस्ट एग्जांपल है, जिसकी वजह से दुनिया भर में एनर्जी के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था क्रूड ऑयल का, और उसके बाद सबसे बड़ा गैस का एक्सपोर्टर था। तो यहाँ पर रशिया की गैस और क्रूड ऑयल को के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर दुनिया भर में प्राइस में बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिला। और इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों के प्राइस भी आसमान छू रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। तब दोनों ही अगर एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से, तो तब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम। इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे। तो अभी हमें यही देखने को मिल रहा है, खाने पीने की चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इन दोनों देशों के बीच हो रहे युद्ध की कीमत पूरी दुनिया भुगत रही है, आप खुद ही देख सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा हमें एक और जगह टेंशन देखने को मिल रही है, जहाँ पर लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है, युद्ध कभी भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में, जहाँ पर दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फायर की है। और इससे ये सिग्नल मिल रहा है कि हमें एक और युद्ध देखने को मिल सकता है नियर फ्यूचर। अगर ये युद्ध शुरू हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास ना सिर्फ न्यूक्लियर वेपन है, बल्कि न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने के लिए इसके पास आईसीबीएम भी है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज इतनी ज़्यादा है कि वो अमेरिका तक को टारगेट कर सकती है। आप देख सकते हैं, बीबीसी न्यूज़ का आर्टिकल है, साउथ हिट बैक एज नॉर्थ कोरिया फायर मोस्ट मिसाइल्स इन ए डे, यानी कि एक दिन में सबसे ज़्यादा मिसाइल फायर कर दी है नॉर्थ कोरिया ने, तो जिसके जवाब में साउथ कोरिया ने भी हिट बैक किया यहाँ पर। इसके अलावा फर्स्ट पोस्ट पे भी आया है, व्हाई डिड नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया फायर मिसाइल्स एट ईच अदर, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो बात करते हैं कि दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि ये दोनों देशों का मैप आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच ना सिर्फ ज़मीन पर बॉर्डर है, बल्कि समुद्र में भी बॉर्डर है, जिसको हम नॉर्दर्न लिमिट लाइन कहते हैं, जो दोनों देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो हुआ यह है कि नॉर्थ कोरिया ने ताबड़तोड़ साउथ कोरिया के समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है, और जिसकी संख्या 23 तक गई है। और एक मिसाइल तो साउथ कोरिया के शहर सोक्चो से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर जाकर गिरी है। आप देख सकते हैं ये वाला एरिया जहाँ पर सोक्चो है, यहाँ से वॉनसॉन से यहाँ पर फायर की गई थी मिसाइल, और जो सोक्चो के पास गिरी है, जो बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है साउथ कोरिया का। अब ये एरिया आता है साउथ कोरिया के मैरीटाइम इलाके में, तो ऑब्वियस सी बात है इस चीज़ से साउथ कोरिया का गुस्सा तो आएगा ही। तो मिसाइल के साउथ कोरिया में गिरने के कुछ ही घंटों बाद साउथ कोरिया ने अपने वॉर प्लेन तैयार किए और उससे 3 हवा से ज़मीन पर मारने वाली मिसाइल नॉर्थ कोरिया के समुद्र में छोड़ दी। इसके बाद प्योंगयांग यानी कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के समुद्र की तरफ 6 और मिसाइलें छोड़ दी, और 100 से ज़्यादा आर्टिलरी शेल्स यानी कि तोप के गोले छोड़े, जो समुद्र में जाकर गिरे। और जैसे ही नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें गिरी, तो तब साउथ कोरिया के अलावा जापान ने मिलकर नॉर्थ कोरिया के इस एक्शन को कंडम किया है। क्योंकि देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया जापान से उतनी ही नफरत करता है जितनी साउथ कोरिया से। इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा आपको। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि जब से नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच युद्ध ख़त्म हुआ, यानी कि 1953 से, अब पहली बार कोई मिसाइल एक दूसरे की टेरिटरी में गिरी है, और वो भी इतनी ज़्यादा संख्या में। यानी कि 1953 में युद्ध खत्म होने के बाद से अब सबसे ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है इन दोनों देशों में। क्योंकि देखा जाए तो दोनों देशों के बीच युद्ध तो खत्म हो गया था 1953 में, लेकिन कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई थी। तो दोनों देशों के बीच ट्रूस हुआ था सिर्फ, यानी कि दोनों देश टेक्निकली अभी भी वॉर में हैं। और इसका जवाब मैं अब बता देता हूँ क्यों है। तो देखिए, 1950 में जापान ने
पूरे कोरियन पेनिनसुला पर हमला करके कोरिया को अपने में मिला लिया था और कब्जा कर लिया था यहाँ पर, और पूरे कोरिया पर राज किया था। पहले कोरिया दो नहीं होता था बल्कि एक ही होता था, और यहाँ पर इतने ज़्यादा जुल्म किए जापान ने कि दोनों ही कोरिया यानी कि नॉर्थ हो या साउथ हो, दोनों ही जापान से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हुई तो 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर करने की भी कहानी अलग ही है, क्योंकि देखा जाए तो जापान की जो सेनाएं नॉर्थ की तरफ थी, तो नॉर्थ की तरफ आता है रशिया, उस समय सोवियत यूनियन था, तो नॉर्थ की तरफ जापान के सैनिकों ने सोवियत यूनियन के आगे सरेंडर कर दिया। लेकिन जो साउथ का एरिया था वहाँ पर अमेरिका के सामने सरेंडर किया था जापान की सेना। तो इस तरह से यहाँ पर दो देश बन गए। जिन जापानी सैनिकों ने नॉर्थ की तरफ सरेंडर किया था सोवियत यूनियन के आगे, तो वो देश बन गया नॉर्थ कोरिया, यानी कि कम्युनिस्ट देश बन गया, क्योंकि यूएसएसआर भी उस समय कम्युनिस्ट देश था। लेकिन जिन जापानी सैनिकों ने साउथ की तरफ सरेंडर किया अमेरिका के आगे, तो वो एक कैपिटलिस्ट देश बन गया। जैसे आप देख सकते हैं साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा विकसित देश है और बहुत ज़्यादा पावरफुल देश है, पैसे वाला देश है। तो यहाँ पर इस तरह से दो देशों की बनने की कहानी है ये, जहाँ पर पहले जो एक देश था कोरिया नाम से, अब वो बढ़ गया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। लेकिन इस चीज़ से जो नॉर्थ कोरिया था ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और ये चाहता था कि जो साउथ कोरिया है वो भी नॉर्थ कोरिया में मिल जाए और एक पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया बन जाए। तो ऐसे में 1950 25 जून को यहाँ पर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर हमला करता है और बहुत ज़्यादा एरिया बहुत ही जल्द ही कैप्चर कर लेता है। आप देख सकते हैं जहाँ पर पुसान शहर है ना, वहाँ पर सिर्फ उस एरिया में यानी कि लगभग 10% ही इसका जो बचा था एरिया जो इंडिपेंडेंट था, वरना बाकी के 90% जो एरिया था ना उसको नॉर्थ कोरिया ने कैप्चर कर लिया था। तो इस तरह से यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर आक्रमण करके बहुत ज़्यादा एरिया अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है अमेरिका की, क्योंकि देखा जाए तो उस समय जो साउथ कोरिया था ना वो एक अमेरिका का एलाई बन गया था। तो अमेरिका का एलाई बनने के साथ साथ उसको यहाँ पर मिलिट्री असिस्टेंट मिलने लगा, तो जिसकी वजह से साउथ कोरिया ने यहाँ पर हिट बैक किया नॉर्थ कोरिया के ऊपर और इतने ज़्यादा अटैक किए कि अपना एरिया तो वापस से हासिल किया ही, लेकिन जो नॉर्थ कोरिया का जो एरिया था ना उसको भी अपने कब्जे में मिला लिया। लेकिन इसके बाद फिर आपको तो पता ही है कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर असिस्टेंट मिल रही थी सोवियत यूनियन से। तो सोवियत यूनियन ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद की कि भाई इस तरह से हम एक देश को, जो हमारा मित्र देश है, उसको हम नहीं खो सकते। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसाइलें, आर्टिलरी शेल्स, बहुत ज़्यादा हथियारों की सप्लाई नॉर्थ कोरिया की, और नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हथियार दिए गए ताकि यहाँ पर हिट बैक किया जा सके साउथ कोरिया की तरफ। तो साउथ कोरिया को यहाँ पर हिट बैक किया और वापस से बहुत सारा एरिया वापस से खींच लिया, लगभग इतना ही एरिया यहाँ पर था जितना पहले था इसके पास। तो यहाँ पर इस तरह से 27 जुलाई को 1953 में यहाँ पर एक ट्रूस स्थापित हुआ और जंग रुक गई। लेकिन ये सिर्फ जंग रुकी ही थी, कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई थी, क्योंकि देखा जाए तो आज भी ये दोनों देश टेक्निकली वॉर में हैं, क्योंकि पीस ट्रीटी कोई साइन ही नहीं हुई है। लेकिन ट्रूस मेंटेन करते हैं, यानी कि कोई एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं चलाएगा। लेकिन अब सवाल यह आता है कि नॉर्थ कोरिया को ऐसा क्या हो गया जिसने नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की तरफ मिसाइल छोड़ी है, वो भी इस पीस के टाइम में। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया का दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन अमेरिका साउथ कोरिया का एक एलाई है। तो ऐसे में साउथ कोरिया और अमेरिका अक्सर मिलिट्री एक्सरसाइज और ड्रिल करते रहते हैं, और साउथ कोरिया और अमेरिका अभी भी मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी नॉर्थ कोरिया के पास। ये 4 नवंबर तक चलेगी मिलिट्री ड्रिल। नॉर्थ कोरिया इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इवन अमेरिका की प्रेजेंस को अपने पास बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और इस एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा एडवांस मिलिट्री जेट हिस्सा ले रहे हैं। जैसे देखा जाए तो अमेरिका और साउथ कोरिया में कोविड के दौरान मिलिट्री एक्सरसाइज रुक गई थी, और कोविड से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन से कई बार मुलाकातें की, जिससे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन साउथ कोरिया अमेरिका बीच मिलिट्री एक्सरसाइज ज़रूर रुक गई थी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति अब है जो बाइडेन, और अब कोविड का दौर भी खत्म हो गया है। तो ऐसे में दोनों देशों ने फिर से मिलिट्री एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, जिससे नॉर्थ कोरिया काफ़ी ज़्यादा भड़क गया, और इस एक्सरसाइज को रिटेलिएट करने के एवज में नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल फायर कर दी साउथ कोरिया की जानिब, और साउथ कोरिया को ये संदेश देने की कोशिश की है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज रोक दो, वरना अभी तो मिसाइलें समुद्र में गिरी हैं, लेकिन अगली बार ये आपके शहरों पर गिरेगी। तो ये हो रहा है दोनों देशों के बीच, जिससे ये लग रहा है कि शायद दोनों देशों के बीच युद्ध हो जाएगा। तो तब हमें काफ़ी तबाही देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और उसने कई बार न्यूक्लियर वेपन से हमला करने की धमकी साउथ कोरिया की दी है। तो ऐसे में न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी पैदा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच युद्ध की हलचल पहली बार हो रही है, बल्कि इससे पहले भी दोनों देश युद्ध की कगार पर पहुंच गए थे। अभी 2010 की बात है, मार्च 2010 की। तो यहाँ पर एक नॉर्थ कोरिया की सबमरीन थी,
तो उसने एक साउथ कोरिया का नेवल वेसल जा रहा था जिसका नाम था च्योनान, उसके ऊपर उसने टॉर्पीडो छोड़ दिया। टॉर्पीडो उसको कहते हैं जनरली, जो सबमरीन से जो मिसाइल छोड़ी जाती है उसको टॉर्पीडो कहते हैं। तो यहाँ पर साउथ कोरिया की नेवल वेसल चाओमिनान पर एक टॉर्पीडो छोड़ दिया जिससे कि वहाँ पर 46 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 16 लोग मिलिट्री सर्विस में थे, यानी कि सैनिक थे। इसके बाद उसी साल यानी कि सेम ईयर 2010 में ही नवंबर के महीने में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के बॉर्डर आइलैंड पर बहुत ज़्यादा गोलियां चलाई, जिसमें 2 मरीन्स जो यंग थे काफ़ी वो मारे गए। तो इस तरह से यहाँ पर 2010 में भी इतनी टेंशन हो गई थी कि वहाँ पर युद्ध भड़क सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस चीज़ को मेंटेन किया गया और दोनों देशों ने युद्ध ना करने का फैसला किया। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।